classes, and I hope you are all doing well. And don't forget to study hard, do physical exercises because physical exercises will keep you fit. And जैसे कि आप देख सकते हैं आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री। अब जो भी क्लास 10 के बच्चे हैं सबके लिए ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, सबको अभी कोई भी आइडिया नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। तो हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री किस लिए यूज़ होती है, कहाँ पे यूज़ होती है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है और स्कूलों में क्यों पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री यूज़ का क्यों होती है उसकी हम बात कर लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि एक टावर यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, ये टावर है और ये क्या है, एक पॉइंट है जहाँ पे हम खड़े हैं या कहीं जहाँ से हमें क्या करना है, इस टावर का डिस्टेंस पता है। एक तो ये मान लेते हैं ये डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस a, ठीक है। और हमें क्या जानना है कि इस टावर की हाइट कितनी है। तो ये हम क्या कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के इस्तेमाल से हम इजीली पता लगा सकते हैं कि टावर की हाइट क्या होने वाली है। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए ये एंगल, ये साइड हमें मतलब ये जो डिस्टेंस है हमारे इस पॉइंट का और इस टावर के फुट का अगर हमें पता है, और ये एंगल थीटा ये भी हमें पता है। कैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे आप खड़े हैं और जब आप टावर के एंड को देखते हैं, ठीक है, अपर एंड को देखते हैं, तो हमारी जो आंखों के साथ और हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है थीटा, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो आप इजीली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इस्तेमाल करके इस टावर की हाइट निकाल सकते हैं। तो अब हमें इस ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे अब आपने सुना होगा कि हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं बहुत अलग अलग, जैसे कि tan थीटा, sin थीटा, cos थीटा। सब आप लोग सोचते होंगे कि ये क्या चीजें चल रही हैं, बट ये चीजें ऐसी कुछ ज्यादा मुश्किल है नहीं, बहुत ही आसान चीजें हैं। तो इस पे ज्यादा वो डरने की जरूरत नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री आई पहली बार तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो देख लेते हैं कि ये होते क्या है। जैसे एक मान लीजिए कि आपको एक गिवन राइट ट्राइंगल है, ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री जो होती है वो हमेशा क्या होती है, राइट ट्राइंगल के ऊपर बेस्ड होती है, ठीक है। और अभी 10 तक के लिए तो ये राइट ट्राइंगल पे बेस्ड होती है। बाकी फ्यूचर में आप जब क्लास 11 क्लास 12 में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ट्रिग्नोमेट्री जो है, ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशियोज होते हैं वो एक प्रकार के फंक्शंस होते हैं, जो कि आप फंक्शंस आप क्लास 11 में पढ़ोगे कि फंक्शंस होते क्या है, ठीक है। अभी के लिए आपके लिए रेशियोज होते हैं। मान लीजिए कि ये एंगल थीटा दिया हुआ है, ठीक है। इस राइट ट्राइंगल में देखोगे तो ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारा हाइपोटेन्यूज दिख रहा है, ठीक है। आपने अभी मतलब राइट ट्राइंगल का वो पढ़ा होगा ट्राइंगल्स में कि जो हमारी सबसे बड़ी साइड होती है उसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, और ये ट्राइंगल का नाम देते हैं ए बी एंड सी, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या होता है, अगर ये हमें एंगल गिवन है कि एंगल सी हमारा थीटा है, तो थीटा के हिसाब से क्या हो जाता है, जो हमारा ए बी हो जाता है ना वो हो जाता है हमारा परपेंडिकुलर, और जो हमारा बी सी मतलब जिस साइड पे एंगल रेस्ट कर रहा है हाइपोटेन्यूज के अलावा उसको हम बेस बोल देते हैं, ठीक है। तो अब इसके हिसाब से जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, पर इससे पहले मैं ये बता देता हूं कि कैसे पहचानना है कि कौन सी परपेंडिकुलर होगी और कौन सी बेस होगी। वैसे हाइपोटेन्यूज तो आपका फिक्स्ड है, बट परपेंडिकुलर और जो बेस होता है वो हर बार एंगल के हिसाब से चेंज होता है। जैसे सेम एंगल ट्राइंगल अगर मैं यहां पे भी बनाऊं, ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज ही रहने वाला है। बट ये अब मैंने क्या किया, इस एंगल को चेंज करके मैंने एंगल अल्फा ले लिया, मतलब कि एंगल ए, ठीक है। अब एंगल ए के हिसाब से जो हमारा परपेंडिकुलर होता है ना वो चेंज हो जाता है। तो परपेंडिकुलर हमेशा कौन सा होता है, जो इस एंगल के अपोजिट, जस्ट अपोजिट वाली साइड है ना उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, और जो जिस साइड पे ये एंगल रेस्ट कर रहा होता है वही हाइपोटेन्यूज के अलावा उसको हम बोलते हैं बेस। तो आपको दिख रहा होगा कि इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये था और बेस ये था, बट इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये हो गया और बेस ये हो गया। ऑलराइट, नाउ वी विल सी व्हाट आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज sin थीटा cos थीटा tan थीटा। तो sin थीटा cos थीटा tan थीटा कुछ नहीं है, बस इन साइड्स का क्या होते हैं, परपेंडिकुलर सॉरी रेशियोज होते हैं। जैसे कि अगर मैं sin थीटा लिखूंगा तो sin थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसके हिसाब से अगर इस ट्राइंगल पे अगर मैं देखूंगा तो sin ऑफ थीटा हो जाएगा हमारा ए बी अपॉन ए सी।
आपको क्लियरली दिख रहा होगा इससे कि अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज निकालना है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ए बी अपॉन ए सी। उसके बाद आता है हमारा कॉस ऑफ थीटा। कॉस ऑफ थीटा हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के हिसाब से अगर यहाँ पे देखेंगे तो बेस हमारा क्या है बीसी और हमारा हाइपोटेन्यूज क्या है एसी, तो इसके हिसाब से हो जाएगा बीसी अपॉन एसी, ऑलराइट। अब इसके बाद आता है हमारा tan ऑफ थीटा, ठीक है। tan ऑफ थीटा, तो tan ऑफ थीटा हमारा होता है P अपॉन B विच इज इक्वल्स टू यहां पे तो P और B AB अपॉन BC। इसके बाद आपने कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी सुने होंगे जैसे कि sec थीटा, cosec थीटा एंड cot थीटा। तो उसके लिए क्या होता है, जो cosec थीटा होता है ना वो एग्जैक्टली रेसिप्रोकल होता है हमारे sin थीटा के। जैसे कि यहाँ पे sin थीटा आपको P अपॉन H दिख रहा होगा, तो जो हमारा cosec थीटा होता है ना वो होता है cosec थीटा इज इक्वल्स टू H अपॉन P, मतलब कि sin थीटा का जस्ट उल्टा रेसिप्रोकल बोलेंगे उसे अपॉन AB। नाउ वी विल सी व्हाट इज cos थीटा, cot थीटा नहीं sec थीटा। sec थीटा इज इक्वल्स टू just opposite just reciprocal of cos theta H upon B which is equals to AC upon BC. Then comes cot theta. Cot theta is just the reciprocal of tan theta. तो tan theta अगर P upon B है तो cot theta हो जाएगा हमारा B upon P which is equals to BC upon AB। ये थोड़ा हटा देता हूँ मैं यहाँ से C। ऑलराइट, तो ये आपके बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स हैं, सॉरी रेशियोज हैं, ठीक है। तो आप इसे कॉपी पे नोट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके और मैं इसके आगे बढ़ता हूं। देखिए अब ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो आ गए हैं, बट अब इसके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हमने पढ़ा है कि जो साइन थीटा है और कोसेक थीटा है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो इससे हमारा एक फॉर्मूला बनता है साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये आगे जाके आपको काम आएंगी, तो इसको भी याद रखिएगा। फिर आता है cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन sec थीटा, और फिर tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cot थीटा। अब इससे भी हमारा आगे कुछ बनता है, कुछ दो फॉर्मूलेस बनते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे अगर मैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखता हूं तो इसके हिसाब से जो साइन थीटा होता है वो होता है P अपॉन H और कॉस थीटा होता है B अपॉन H, ऐसा ही कुछ होता है। और यहां पे अगर मैं इन्वर्ट करूंगा चीजें, ठीक है, अब जैसे देखिए जो नीचे वाला रेशियो होता है ना वो रेसिप्रोकल होके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो जैसे यहाँ पे अगर P अपॉन H है तो वो हो जाएगा H अपॉन B, और जिससे क्या हो जाएगा यहाँ पे H से H कैंसिल आउट हो जाता है और ये बन जाता है P अपॉन D। और आपको याद होगा कि अभी लास्ट टाइम में P अपॉन B को क्या लिखा था, एग्जैक्टली tan थीटा। तो इससे हमें पता चलता है जो हमारा sin थीटा अपॉन cos थीटा या फिर tan थीटा होता है वो इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos ऑफ थीटा। तो कहीं भी आपको क्वेश्चन में लगता है, दिखाई देता है कि tan थीटा लिखा हुआ है तो हमें उसकी जगह पे sin थीटा और cos थीटा की जरूरत है, तो आप इस फॉर्मूले से उनकी tan थीटा की वैल्यू को sin थीटा अपॉन cos थीटा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। और उल्टा भी बिल्कुल वैलिड है कि अगर कहीं पे sin थीटा अपॉन cos थीटा आ जाता है सो यू कैन पुट देयर tan थीटा, ठीक है। उसके बाद एक और फॉर्मूला आता है cot थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो ये भी ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने ये प्रूफ किया है वैसे ये आपका होमवर्क है कि आप cot थीटा को cos थीटा अपॉन sin थीटा कैसे प्रूफ करते हैं। कुछ नहीं करना है, बस cos थीटा अपॉन sin थीटा में ये वैल्यूज पुट कर लेना, कैंसिल आउट होके आपको दिख जाएगा कि वो b अपॉन p के इक्वल आ रहा है और वो फर्दर cot थीटा के इक्वल जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कुछ और फॉर्मूले। तो ये आपके काम कहाँ आने वाले हैं, जैसे आपके पास क्वेश्चंस आएंगे, यू विल गेट द क्वेश्चंस की
change sin theta into in terms of tan theta, या express cos theta in terms of sec theta और cos theta in terms of cosec theta, तो वहां पे ये फॉर्मूले बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं, इसीलिए इन फॉर्मूले को आप याद कर सकते हैं। आप अपना कुछ निमोनिक्स बना सकते हैं इनको याद करने के लिए, बट मैं प्रेफर नहीं करता निमोनिक्स बनाने में। मैं प्रेफर करता हूं कि आदमी क्वेश्चंस ऐसे पर्टिकुलर एक फॉर्मूले के ऊपर आप 5 से 7 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इनपे क्वेश्चंस क्या आएंगे, थोड़ा उसकी बात कर लेते हैं, थोड़ा बेसिक क्वेश्चंस पे। अब जैसे वो देगा कि इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं, इन triangle ABC right angle at B, AB is equals to 7 centimeter and BC is equals to 24 centimeter. Then find sin A cos C tan A। ऑलराइट, ये आपको क्वेश्चंस दिए हैं कि उससे पूछा है कि आपको कुछ चीजें गिवन कर दी है कि जो AB है वो है 7 सेंटीमीटर और ABC है 24 सेंटीमीटर, एंड उससे पूछा है कि हमें बताना है कि sin A cos C और tan A की वैल्यू क्या होने वाली है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 2 साइड्स दी हुई हैं बट एक साइड मिसिंग है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको यूज करना पड़ता है पाइथागोरस थ्योरम का, जो आपने पहले ट्राइंगल चैप्टर में पढ़ लिया होगा कि पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है। वो क्या कहता है कि जो x स्क्वायर या फिर हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अभी इस केस में आपको फर्क नहीं पड़ता कि परपेंडिकुलर क्या है बेस क्या है, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस दोनों ही एक ही जगह पर है और दोनों ही सम में है। ठीक है, तो अब इस पे करते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं, h की वैल्यू निकालते हैं। पहले इसके हिसाब से मैं वैल्यूज पुट करता हूं कि ac का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। फिर यहाँ पे आएगा ac स्क्वायर विल बी इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर which is equals to 49 plus 576, and now you can see that they'll sum up to 625, which is equals to AC square. Now you can find the value of AC, which is to be square root of 625 and which will be equal to 25 centimeter. I hope you can understand this calculation. यहाँ से अब हमें क्या मिल चुका है, 25 centimeter is AC is 25 centimeter, I'm sorry. So now you can solve any further questions कि अगर sin A निकालना है तो sin A के हिसाब से हमारा होता है P upon H। अब अगर हम क्या करें, एंगल A के हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस अगर देखेंगे तो वो क्या निकल के आता है, इस एंगल A के हिसाब से जो परपेंडिकुलर होगा वो इसकी जस्ट अपोजिट साइड होगी। कौन सी साइड है, 24 सेंटीमीटर वाली या BC, और इसके लिए बेस क्या हो जाएगा AB। ऑलराइट, अब इसमें क्या हो जाएगा, फिर ये आ जाएगा हमारा BC अपॉन AC, जिसकी वैल्यू हमें पता है sin A इज इक्वल्स टू, BC की वैल्यू है हमारी 24 सेंटीमीटर और AC की वैल्यू हमारी 25 सेंटीमीटर, एंड नाउ यू कैन सी दैट वी गेट द वैल्यू ऑफ sin A इन टर्म्स ऑफ द साइड्स। ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं cos A कैसे निकालना है, cos C देखते हैं कैसे निकालना है। If you can see that here, I'll just rub this theta because we don't require this here. ठीक है, अब देखिए कि जो sin C निकलेगा, cos C निकलेगा, वो कैसे निकलेगा, C के हिसाब से पहले हमें देखना पड़ेगा कि बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, उसी के हिसाब से हम निकाल पाएंगे। तो अगर आप एंगल C के हिसाब से देखेंगे तो जो 7 सेंटीमीटर वाली साइड है या AB साइड है वो आपके लिए क्या बन जा रही है, परपेंडिकुलर बन जा रही है, और जो BC वाली साइड है वो क्या बन जा रही है, हमारा बेस। ठीक है, तो अगर हमारा cos होता है B अपॉन H, तो इसके हिसाब से जो बेस होगा हमारे लिए वो होगा BC।
BC अपॉन AC। तो इससे हमारी cos C की वैल्यू निकलती है 24 अपॉन 25। देखिए अब जो साइन A की वैल्यू थी वही cos C की वैल्यू है। तो ऐसे आपको अलग अलग रिलेशंस भी आपको मिल जाते हैं इसमें, तो आप ये चीज नोट करते रहिएगा, आपको आगे जाके बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा इस चीज का। फिर ये हो गया। फिर उसने बोला है कि हमें tan A निकालना है, तो अब tan A आप बड़ी आसानी से निकाल पाएंगे। tan A होता है हमारा P अपॉन B, और A के हिसाब से फिर से परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, तो P अपॉन B अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा BC अपॉन AB। अब फर्दर tan A विल बी इक्वल टू 24 अपॉन 7। ऑलराइट, तो ये हमारी आ गई है sin A, cos C और tan A की वैल्यू। तो आप इससे क्या कर सकते हैं, इसके आगे जैसे मैंने ये करके दिखा दिया है, आप फर्दर और सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे sin A निकाल दिया है, cos A निकालिए, फिर उसके बाद कौन सा वाला निकालिए, tan A भी निकल चुका है तो cot A, ठीक है, sec A, cosec A, जिससे आपकी प्रैक्टिस हुई। तो ऐसे क्वेश्चंस करेंगे तो इससे आपका जो बेसिक फॉर्मूलेज है ना वो आपको इजीली याद रहेंगे, इसलिए रटने की कोई जरूरत नहीं है, ना कोई ऐसे निमोनिक्स की जरूरत है। बस क्वेश्चंस करिए, उसको बार बार जो फॉर्मूलेज है उनको बार बार रिमाइंड कीजिए और आपको आसानी से फॉर्मूलेज याद रहेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो आता है हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं ना, जैसे साइन ए, अब जो साइन ए हमारा यहाँ पे है, जैसे साइन ए अगर लिखूं तो ए आपको दिख रहा होगा, ये होता है क्या, एंगल। ठीक है, एंगल होता है कोई भी, तो जब भी क्या होता है एक एंगल की कोई भी वैल्यू होती है ना तो उसके लिए साइन की एक पर्टिकुलर वैल्यू आती है। जैसे हमारी कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये हमारे कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स हैं जिनकी वैल्यूज हमें याद करनी पड़ती है। जैसे साइन ऑफ 0 डिग्री क्या होगा, साइन ऑफ 30 डिग्री क्या होगा, साइन ऑफ 45 डिग्री क्या होगा, तो ऐसे इनकी वैल्यूज याद करनी पड़ती है। और आपकी जो बुक्स हैं या फिर एनसीईआरटीज हैं उनमें आपको इस टेबल को दिया गया होगा। तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पे बनाते हैं कि इन सब की वैल्यूज आती क्या क्या है। तो देखते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ साइन ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा, tan ऑफ थीटा, फिर cot ऑफ थीटा, फिर sec ऑफ थीटा, फिर cosec ऑफ थीटा, ये सारे एंगल हमारे आने वाले हैं, इसके अलावा कोई एंगल होते नहीं। उसके बाद यहाँ पे आएगा 0 डिग्री, फिर आएगा 30 डिग्री, फिर आएगा 45 डिग्री, फिर आएगा 60 डिग्री, फिर आएगा 90 डिग्री। ऑलराइट, तो ये हमारे एंगल्स हैं। अब देखिए हम अगर जो साइन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पे होती है वो होती है 0। ऑलराइट, तो इसकी वैल्यू 0 डिग्री पे क्या होगी, 0। फिर उसके बाद अगर साइन थीटा जब जाता है साइन 30 डिग्री पे तो ये होती है 1/2। ठीक है, 1/2। उसके बाद जब ये आगे फर्दर जाता है तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1/√2 एंगल 45 डिग्री पे। तो साइन ऑफ 45 डिग्री इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1/√2। इसके बाद आता है हमारा 60 डिग्री। 60 डिग्री पे जो साइन की वैल्यू हो जाती है वो हो जाती है √3/2। देन फर्दर अब 90 डिग्री पे देखेंगे अगर तो इसकी वैल्यू एग्जैक्टली क्या बन जाती है, 1। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे एक ट्रेंड आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो साइन ऑफ थीटा है वो एंगल्स के साथ बढ़ते बढ़ते ना उसका भी जो वैल्यू है वो इंक्रीज होते जा रही है। जैसे देखो पहले 0 डिग्री पे 0 थी, उसके बाद वो हाफ बनी, उसके बाद वो 1/√2। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो 1/√2 होता है वो बड़ा होता है 1/2 से, क्योंकि क्या होगा 2 बड़ा है तो 2 डिनोमिनेटर में है तो ये इसकी वैल्यू कुछ आती है 0.5। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे देखेंगे 1/√2 की तो √2 की वैल्यू कुछ होती है 0.414, आई थिंक, आई डोंट रिमेम्बर द वैल्यू, बट अगर आप इस यहाँ पे पुट करके देखेंगे और इसका डेसिमल में आंसर निकालेंगे तो ये 0.5 से बड़ा ही आएगा। फिर जब हम यहाँ पे देखते हैं कि √3/2 की वैल्यू तो ये फर्दर 1/√2 से बड़ी आती है। उसके बाद जो 1 है वो इन सब में से क्या हो जाता है, सबसे मैक्सिमम हो जाता है। तो यहाँ से हम ये ध्यान दे सकते हैं कि जो साइन थीटा है ना
वो 0 से 90 डिग्री पे जाते जाते ना अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर लेता है जो कि है 1। ठीक है, तो साइन थीटा जो होती है उसकी वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में ही रहती है। ये आपको आगे जाके पता चलेगा, अभी इस क्लास में तो आपको इतना ही पता हो तो काफी है। उसके बाद देखें अगर cos थीटा का देखें तो 0 डिग्री पे इसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, और फिर इसकी वैल्यू यहाँ 30 डिग्री पे होती है √3/2, यहाँ पे होती है 1/√2 एंड 1/2 एंड 0। एग्जैक्टली आपने देख ही लिया होगा अभी तक कि जो साइन थीटा की वैल्यू थी 0 से 90 में जाने पे जस्ट उसको उल्टा करके अगर cos थीटा के आगे लिख दोगे तो वो cos थीटा की वैल्यूज बन जाएगी। तो जो साइन थीटा की वैल्यूज होती है सारी उनको क्या कर दो, एकदम इन्वर्ट कर दो और आपको cos थीटा की वैल्यूज मिल जाएगी। तो जैसे साइन थीटा 90 पे 1 था, cos थीटा 0 डिग्री पे 1 हो जाता है। साइन थीटा 60 पे 1√3/2 था, cos थीटा 30 डिग्री पे √3/2 होता है। और साइन थीटा 45 पे 1/√2 था तो भी 45 डिग्री पे 1/√2 ही रहता है। और यहाँ पे क्या था 30 डिग्री पे 1/2 तो 60 डिग्री पे 1/2 और वो 0 डिग्री पे 0, ये 90 पे 0। ठीक है, फिर फर्दर tan थीटा के देखेंगे तो आपने भी पढ़ा होगा कि tan थीटा का एक फॉर्मूला था, tan थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा करके आप इजीली इस tan थीटा की वैल्यूज निकाल सकते हैं। जैसे tan थीटा का 0 डिग्री पे निकालना है तो sin थीटा और cos थीटा की 0 डिग्री पे वैल्यूज देखें, उनका रेशियो निकालें और वही उसका वो होगा। जैसे tan थीटा इज इक्वल्स टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो 0 डिग्री पे हो जाएगा 0/1। तो जब आप 0/1 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो हमेशा जो tan थीटा होता है वो 0 डिग्री पे 0 ही रहता है। फिर उसके बाद देखते हैं 30 डिग्री पे। 30 डिग्री पे आपको इजीली दिखाई दे रहा होगा कि sin थीटा की वैल्यू है 1/2 और cos थीटा की वैल्यू है √3/2। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा बहुत इजीली कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/√3। तो जो tan थीटा होता है वो होता है √1/√3 एट 30 डिग्री। ठीक है, तो फर्दर अगर हम आगे भी देखेंगे तो यहां से दिख रहा होगा कि अगर हम 1/√2 और 1/√2 को अपॉन में रखेंगे तो √2 से √2 वैसे कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगा 1। ठीक है, फिर 60 डिग्री पे देखेंगे तो √3/2 अपॉन 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, फिर से ऊपर बच जाएगा √3। और यहां पे देखेंगे आप, यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि जो sin थीटा अपॉन cos थीटा है वो 1/0 आ रहा है और 1/0 जो मैथमेटिक्स की भाषा में हम बोलते हैं ना, अभी हम उसकी कोई वैल्यू हम उसको डिफाइन ही नहीं कर पाए, तो ये हो जाता है हमारा अनडिफाइंड या फिर इनफिनिटी को बोल सकते हैं उसे, बट ज्यादातर अनडिफाइंड ही बोला जाता है। फिर फर्दर अगर देखेंगे तो cot थीटा क्या होता है हमारे tan थीटा का उल्टा। तो tan थीटा का उल्टा या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि वो cos थीटा अपॉन sin थीटा होता है। तो जैसे आप वैल्यू निकालना चाहें वैसे निकाल सकते हैं। तो देखो अब 0 को मैं 1/, करूंगा, अगर इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा तो ये हो जाएगा 1/0, फिर से ये क्या बन जाएगा अनडिफाइंड। ठीक है, तो सेम जैसा यहाँ पे tan थीटा का हो रहा है ना, जस्ट प्रोग्रेशन में चल रहा है, बस उसको इन्वर्ट कर दोगे तो cot थीटा की आपको इजीली वैल्यूज मिल जाती है। तो ये याद करने का भी बहुत अच्छा तरीका है कि अगर आपको sin थीटा और cos थीटा की वैल्यूज याद हो गई तो इनकी वैसे भी निकाल दो रेशियो करके, या फिर आपको 3 की वैल्यू याद हो गई tan थीटा तक तो इनका बस उल्टा ही करते जाना और आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाता है √3, ये हो जाता है फिर से 1 और ये हो जाता है 1/√3 और अनडिफाइंड का उल्टा क्या हो जाएगा 0/1, तो ये हो जाता है 0। तो ये आ गई हमारी cot थीटा की वैल्यू। उसके बाद देखते हैं कि sec थीटा की वैल्यू क्या आती है। sec थीटा में अगर देखेंगे तो वो क्या होता है cos थीटा का उल्टा, रेसिप्रोकल। ठीक है, तो रेसिप्रोकल जब 1 का करेंगे तो 1 ही आता है, फिर √3/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो वो आता है 2/√3। ठीक है, उसके बाद 1/√2 का उल्टा करेंगे तो आता है √2, उसके बाद फिर 1/2 का उल्टा करेंगे तो आता है 2 और उसके बाद फिर 0 का उल्टा करते हैं तो क्या आ जाता है अनडिफाइंड। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो sin थीटा और cos थीटा है वो ही एक ऐसे रेशियोज हैं जिनमें अनडिफाइंड कहीं भी नहीं आता है, बट बाकी जो अदर रेशियोज है tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा और cosec थीटा भी
इन सब में क्या हो जाता है, एक ना एक वैल्यू क्या हो जाती है, अनडिफाइंड हो जाती है या फिर इंफिनिटी को टेंड कर देती है, मतलब कि इंफिनिटी तक चली जाती है। ठीक है, उसके बाद कोसाइन थीटा का देखेंगे तो साइन थीटा का उल्टा होता है, तो जीरो का उल्टा क्या हो जाएगा, फिर से अनडिफाइंड। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, अनडिफाइंड। फिर 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा, √2 1/√2 का उल्टा √2 हो जाएगा, फिर √3/2 का उल्टा 2/√3 हो जाएगा, और 1 का उल्टा 1 ही रहेगा। तो ये है आपकी सबकी वैल्यूज, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं अलग अलग एंगल्स के, ये आपको करना पड़ेगा याद, क्योंकि इससे हमें बहुत ज्यादा ये मतलब यूज होने वाला है, इसलिए इन्हें स्टैंडर्ड एंगल्स बोला जाता है कि इनको हम सिर्फ याद ही कर सकते हैं, इसके अलावा कोई भी ट्रिक नहीं है इनके लिए। ठीक है, तो ये आप अपनी कॉपीज पे नोट कर लीजिएगा और फर्दर याद भी कर लेना इन्हें। ठीक है, तो अभी मैं मिटा रहा हूँ ये, होप आपने पॉज करके नोट कर लिया होगा। अब देखिए इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो वो है वैल्यूज हैं, इन पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। अभी तक आपने देखा होगा कि जब मैं ट्रायंगल बना रहा था तो मैं एंगल कुछ नहीं दे रहा था, है ना, मैं एंगल सिर्फ थीटा बोल रहा था या एंगल का नाम ए बी सी हो जा रहा था। बट अब क्या होता है, ए बी सी अगर इसे बोल दें तो अब वो बोलेगा कि मान लो कि यहाँ पे ना कुछ वैल्यू दे रखी है, जैसे कि इसको हम दे देते हैं 10 वैल्यू दे देते हैं, और इसको हम दे देते हैं 10√2 वैल्यू देते हैं, 10√3 देते हैं, जिससे तुम्हारा आपके लिए थोड़ा सा आसान पड़ जाए। ठीक है, और फिर अब देखते हैं कि अब वो पूछेगा कि मुझे बताओ कि एंगल सी किसके इक्वल हो सकता है या होगा। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एंगल सी के हिसाब से आपको दो साइड्स दे रखी हैं, ये और ये। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो एंगल सी के लिए ये क्या होगी, ये साइड कौन सी होगी, परपेंडिकुलर, तो ये इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये इसके लिए बेस हो जाएगा। तो आपको याद करना पड़ेगा कि जो परपेंडिकुलर और बेस है वो कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आते हैं। तो अगर आप ध्यान देंगे तो वो दो रेशियो में आते हैं, एक है tan थीटा, एक है cot थीटा। तो आपकी मर्जी, आप cot थीटा लें या tan थीटा लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ज्यादातर लोगों को क्या याद होता है, tan थीटा याद होता है। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू b/b होता है, और यहाँ के हिसाब से देखेंगे तो आ जाएगा tan ऑफ c, एंगल c है क्योंकि हमारा, इज इक्वल्स टू हो जाएगा ab/bc। ठीक है, तो अब जैसे ये पुट करेंगे, अब AB की वैल्यू है हमारी 10 और अपॉन में 10√3 हमारी BC की वैल्यू, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे tan C की वैल्यू आ जाएगी 1/√3। तो आप ध्यान से देखेंगे, आप याद करेंगे कि tan थीटा की वैल्यू 1/√3 कौन से वाले एंगल पे होती है, तो आप ध्यान देंगे तो ये होती है हमारी C, जब क्या होगा एंगल 30 डिग्री। 30 डिग्री पे जो एंगल tan ऑफ C होता है वो क्या बन जाता है 1/√3। तो ये यूज करके आप इजीली एंगल्स का पता लगा सकते हैं कि ये एंगल 30 डिग्री होगा। फिर फर्दर आप यहाँ पे सम एंगल प्रॉपर्टी लगा के एंगल ए भी निकाल सकते हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आप पे आएंगे, कभी कभार दिया होगा कि ये 30 डिग्री है, ठीक है, और ये tan√3 है, तो मुझे बताओ कि ये क्या होगा। तो आप फिर से इसमें क्या करेंगे, tan C की जगह पे यहाँ पे tan 30 डिग्री आएगा, उसके बाद वहां पे AB मिसिंग होगा, और जब से क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तो AB की वैल्यू इजीली आपको 10 सेंटीमीटर मिल जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके पास आने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही बताएंगे क्योंकि वीडियो भी काफी लंबी हो गई है और आपको ये सारे जो नोट्स हैं आपको बनाने पड़ेंगे। उसके बाद हम फर्दर नेक्स्ट क्लास में इसे इन पे बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे, और आगे एक और टॉपिक बचता है इसका कि जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं वो क्या होती हैं, उन्हें भी आपको याद करना है। फिर sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो उस पे भी फॉर्मूले हैं, तो वो भी फॉर्मूले आगे कराएंगे आपको। थैंक यू।